सबको नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं कि आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उसका कारण है कि हमको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था और साथ साथ मेरा व्यक्तिगत मामला भी था और क्या बोलते हैं कि मेरा सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी क्लास 7 का है और आज पूरा एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक इसको जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसको हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे। यानी आपको ये व्याख्या सहित हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। यानी श्योर है कि कोई भी एग्जाम आपका तैयारी करते हैं, है ना, टेट हो चाहे जेपीएससी भी हो, एसएससी का हो, जेएसएससी का हो, रेलवे का हो, कहीं का भी हो, पूरा एनसीईआरटी क्लास 7 का लिया गया है, इसलिए हर जगह आपको ये काम करेगा। मध्यकालीन भारत का, ठीक है। हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत शुरू करते हैं। इसमें से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि भारतीय इतिहास का मध्यकाल को थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि लगभग 1000 साल का है ना। इन 1000 सालों में भारत में कई प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है और उसका हम लोग आज स्टडी करेंगे। चलिए आज देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न हम लोग आज देखते हैं कि मानचित्र के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पहला में भारतीयों को या जापान के भूगोलवेताओं को, अरब एवं यूरोप के भूगोलवेताओं को या फिर अफ्रीका एवं अमेरिका के भूगोलवेताओं को। तो यहाँ ऑप्शन आप देख लीजिए, भारतीयों का तो होगा नहीं, जापान के भूगोलवेताओं को होगा नहीं, इसका आंसर मेरा होगा अरब के भूगोलवेताओं को। थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि देखिए कि किसी भी क्षेत्र के इतिहास के जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना अति आवश्यक होता है, ठीक है। भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम होता है, मानचित्र के द्वारा हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार ने मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दिया। मानचित्र के विकास का जो श्रेय है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अरब एवं यूरोप के भूगोलवेताओं को जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। मानचित्र के माध्यम से वहाँ के व्यापारियों ने भारत आकर के मानचित्र के महत्ता के प्रति भारतीयों में रुचि जगाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विश्व के मानचित्र पर भारतीय उपमहाद्वीप को किसने सबसे पहले दर्शाया और कब दर्शाया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ऑप्शन नंबर पहला में देखिए, अल एलियास 1254 ईस्वी में, अल इदरीसी 1154 ईस्वी में, गिब्लॉस द लिस्ले 1164 ईस्वी में या जॉन फ्रेडरिक 1174 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो मेरा होगा अल इदरीसी 1154 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय महाद्वीप को वह विश्व के मानचित्र पर दर्शाया था, ठीक है। हम लोग देखते हैं इस पर थोड़ा सा। अरब के भूगोलवेता अल इदरीसी ने 1154 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप को विश्व के मानचित्र पर अंकित किया। इस मानचित्र में आपको दक्षिण भारत का इलाका जो है वर्तमान उत्तर के क्षेत्र में दिखाया गया है। यानी श्रीलंका जो हमारा अभी दक्षिण पर है, भारत के दक्षिणी पर है, वह इस मानचित्र में उसके ऊपरी हिस्सा पर अंकित है, यानी वह ऊपरी हिस्सा पर अंकित है। आप इसको चित्र के माध्यम से भी आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसे मानचित्र में इसको दर्शाया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहता है क्या, फ्रांस के मानचित्रकार गिब्लॉम द लिस्ले विश्व के मानचित्र का निर्माण कब किया था। यानी फ्रांस का जो मानचित्रकार था गिब्लॉम द लिस्ले विश्व के मानचित्र का निर्माण कब किया था। 1620 ईस्वी में या फिर 1720 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में या फिर 1730 ईस्वी में। तो आप इसका आंसर जो होगा 1720 ईस्वी में। आप देख सकते हैं कि फ्रांस के मानचित्रकार गिब्लॉम द लिस्ले ने किस तरह से मानचित्र का निर्माण किया था। यही मानचित्र जो आप चित्र में देख रहे हैं, यही मानचित्र का निर्माण उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। कहता है मानचित्र या नक्शा बनाने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार कहा जाता है। एकदम सही है, ठीक है। इस कला को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, कलाकारी या चित्रकारी या मानचित्रांकन, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मानचित्रांकन। यानी मानचित्र या नक्शा बनाने वाले व्यक्ति को हम लोग मानचित्रकार कहते हैं और उसकी यह कलाकारी को मानचित्रांकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। महान भूगोलवेता अल इदरीसी का जन्म किस देश में हुआ था।
ठीक है, स्पेन में पहला ऑप्शन, दूसरा में अरब में, तीसरा यूरोप या फिर जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, यानी महान भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का जन्म जो हुआ था स्पेन में हुआ था। इसको हम लोग थोड़ा व्याख्या में देखते हैं कि स्पेन में जन्मे अल इदरीसी, इसका पीरियड रहा है 1100 से लेकर 1156 ईस्वी में, 65 है ना, 1165। एक महान भूगोलवेत्ता के साथ साथ लेखक भी थे। उन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक कमियों की यानी ऐतिहासिक कीमती जानकारी दी है, बल्कि पृथ्वी के कई हिस्सों के नक्शे भी इन्होंने बनाया है, जिसे दुनिया भर के भूगोलवेत्ताओं ने लगभग 300 साल तक इनका बिना बदलाव किए यानी इस नक्शा को इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस एवं वास्को डी गामा जो भारत आने वाला पहला व्यक्ति था, उन्होंने भी ये दोनों विद्वानों ने भी इस नक्शा से प्रभावित थे और इसका अनुसरण उन लोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी अभी जो हम लोग हिंदुस्तान शब्द बोल रहे हैं, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अल इदरीसी ने, या मिनहाज ए सिराज ने, या वास्को डी गामा, या फिर कोलंबस ने? तो इसका आंसर होगा मिनहाज ए सिराज ने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और यमुना नदी के बीच के इलाका के लिए किया था। यह सभी क्षेत्र उस समय दिल्ली सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है, ऑप्शन ए में हिंदुस्तान है, दूसरा में आर्यावर्त, तीसरा में हिंद और चौथा में राष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हिंद, यानी अमीर खुसरो जो था भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। 14वीं सदी में के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक सांस्कृतिक के लिए हम लोग देख लिए कि हिंद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उस काल में हिंदुस्तान शब्द से वर्तमान राजनीतिक एवं राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे, आज जैसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या कि मध्यकाल में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए। ठीक है, मध्यकालीन काल में जो होता है, मध्यकाल में कृषि क्षेत्र में बहुत ही बदलाव हुए। इस काल में सिंचाई कैसे होती थी, यानी कृषि के क्षेत्र में जो सिंचाई का काम था कैसे होता था? नहर से होता था, तालाब से, रहट से या फरूट से? तो इसका आंसर जो होगा रहट से। आप चित्र में भी रहट को देख सकते हैं कि रहट से कैसे हम लोग मध्यकालीन भारत में जो होते थे सिंचाई का काम करते थे। ठीक है, इस काल में नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगा था, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब सिंचाई रहट से होने लगी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी जैसे फसलें यहाँ विदेशियों द्वारा लाई गई इसी काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, बेगार से क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये क्वेश्चन है। ठीक है, बेगार से क्या समझते हैं? यानी बेगार का पहला ऑप्शन दिया हुआ है फालतू काम, या पारिश्रमिक दुगुना, यानी जो वेतन मिलता था वो उसका दुगुना, या काम के बाद पारिश्रमिक का भुगतान नहीं, या चौथा ऑप्शन है कि काम के बाद आधी मजदूरी का भुगतान। तो इसका आंसर होगा बेगार का अर्थ जो होता है काम के बदले पारिश्रमिक नहीं। ठीक है, यानी जब किसी मजदूर को काम करने के बाद उसका पारिश्रमिक कुछ नहीं दिया जाता था, यानी कुछ नहीं मिलता था, फ्री में काम करवाया जाता था, तो उस काम को बेगार कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न, मध्यकाल में राज दरबारों में काम करने वाले लिपिक या मुंशी को क्या कहा जाता था? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बख्शी कहा जाता था, पोदार, तीसरा ऑप्शन कायस्थ, या फिर चौथा ऑप्शन चौकी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कायस्थ, यानी मध्यकाल में राज दरबारों में काम करने वाले लिपिक और मुंशी कोई जो थे उनको कायस्थ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, सनातन धर्म की कितनी धाराएं हैं? ठीक है, जो सनातन धर्म उसकी कितनी धाराएं हैं? 5 हैं, 3, 4 या फिर 7? तो इसका आंसर होगा 3, यानी सनातन धर्म की 3 धाराएं हैं। ठीक है, सनातन धर्म जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, इसकी 3 धाराएं हैं। कौन कौन थे? शैव, शाक्त और वैष्णव। ठीक है, प्रेम, करुणा, शांति, सहिष्णुता आदि जीवन मूल्य इस धर्म के आधार हैं। जैसे वसुंधैव कुटुंबकम
कि विश्वव्यापी मानवता दृष्टि ही हिंदू धर्म का सारांश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि पैगंबर के बाद इस्लाम जगत की बागडोर संभालने वाले धार्मिक नेता को क्या कहा जाता था? पैगंबर कहा जाता था, दिगंबर कहा जाता था, खलीफा या फिर साजिदा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खलीफा, यानी पैगंबर के बाद इस्लामिक जगत की बागडोर संभालने वाले धार्मिक नेता को खलीफा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि प्रथम खलीफा नेता कौन थे? ठीक है, प्रथम खलीफा नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला है अबू इमरान या अबू खालिद, अबू बकर या फिर अबू उस्मान। तो प्रथम खलीफा जो थे, प्रथम खलीफा यहाँ पर थे अबू बकर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा, यानी प्रथम खलीफा अबू बकर थे। 3 अन्य प्रमुख खलीफाओं में उमर, उस्मान और अली थे, जिसमें से प्रथम जो थे वो अबू बकर थे। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14 प्रश्न में, छापाखाना नहीं होने के कारण लेखन कार्य कैसे किया जाता था, यानी कैसे तैयार किया जाता था? पहला ऑप्शन है भोजपत्र में, पांडुलिपियों में, ठीक है, या कागजों में, या फिर धार्मिक ग्रंथों में। तो इसका ऑप्शन मेरा होगा पांडुलिपियों में, यानी छापाखाना नहीं होने के कारण लेखन कार्य जो था वो पांडुलिपियों के माध्यम से होता था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पांडुलिपियों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता था? ठीक है, संग्रहालय में, अभिलेखागार यानी पुस्तकालय में, विद्यालय में, या अन्य सभी जगह? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभिलेखागार, यानी पांडुलिपियों को अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न कहता है क्या कि छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति कौन तैयार करता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा है नकल नवीस जिसको लिपिक भी कहा जाता है, सैनिक या फिर यूरोपीय लेखक। तो छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति जो नकल नवीस तैयार करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जबकात ऑप्शन ए, दूसरा में है निजकात, तबकात या फिर फरकात? तो इसका आंसर होगा तबकात, यानी सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को तबकात कहा जाता था, जिसमें विभिन्न वर्गों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जीके में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, रेलवे में भी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन 18 में कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है चीन में, फ्रांस में, रूस में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में? तो याद रखिएगा इसका आंसर चीन होगा, पहला ऑप्शन, यानी कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। 8वीं शताब्दी में यह ज्ञान इस्लामिक विश्व तक पहुँचा। ठीक है, वहाँ से 11वीं शताब्दी में यह ज्ञान यूरोप गया, और कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का जो था उसको हम लोग क्या कहा जाता था? उस जो शख्स था वो था कैलून। ठीक है ना, यानी 202 BC में यह हन राजवंश के समय में कागज का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न कहता है क्या कि अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस माध्यम से मिलती है? अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस माध्यम से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर पहला कहता है तहकीक ए हिंद, दूसरा का है ऑप्शन है तबकात ए नासिरी, तीसरा है चचनामा, और चौथा है ताज अल मासिर। तो इसका आंसर होगा चचनामा। ठीक है, चचनामा से अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था? यानी पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अल बेरूनी, अल इसामी, हसन निजामी या सिराज? तो अरबों माने पुराणों का अध्ययन करने वाले जो प्रथम विद्वान थे अल बेरूनी थे, यानी अल बेरूनी ने अपनी पुस्तक में कई बार भागवत गीता, विष्णु पुराण, वह वायु पुराण को उद्धृत किया। उसने उस समय भारतीय समाज में प्रचलित धार्मिक नीति, रीति रिवाज, पूजा पाठ, ज्ञान, तीर्थ यात्रा और योगों का वर्णन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21
1 अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए है पटियाला एटा जो यूपी में पड़ता है 1253 ईस्वी में। दूसरा में है इलाहाबाद 1254 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है नागपुर 1253 ईस्वी में। या चौथा ऑप्शन है सुल्तानपुर 1262 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा, यानी अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था पटियाली एटा यूपी में हुआ था 1253 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए में है हसन निजामी, दूसरा अलबरूनी है ना, मिनहाज उस सिराज, या फिर अमीर खुसरो। तो इसका आंसर होगा डी, यानी चौथा ऑप्शन होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पहले व्यक्ति थे जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी शब्द एक साथ लिखा। ठीक है, उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 संगीत के हिंदुस्तानी शैली एवं कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो रहा है ये क्वेश्चन बार बार। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अमीर खुसरो और यही इसका आंसर होगा। अलबरूनी नहीं होगा, मिनहाज में नहीं होगा, सिराज भी नहीं होगा। यानी संगीत के हिंदुस्तानी शैली एवं कव्वाली शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। इन्हें जो होता है हिंद का तोता भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 अलबरूनी का मूल नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, पहला है गजनी, दूसरा है अबू रेहान मोहम्मद, तीसरा है अबू इमरान, चौथा है अबू बकर। तो अलबरूनी का मूल नाम जो था अबू रेहान मोहम्मद था। अलबरूनी का असली नाम अबू रेहान मोहम्मद था, जिसका अर्थ उस्ताद होता है। ठीक है, महमूद गजनी उसे एक कैदी के रूप में सेना के साथ भारत लाया था, है ना। अलबरूनी की विद्वता से प्रभावित होकर उसे अपना ज्योतिष उसको नियुक्त किया था, यानी अलबरूनी को अपना ज्योतिष नियुक्त किया था। क्वेश्चन 25 में चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमोघ वर्ष, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग या फिर ध्रुव। तो जो है दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। ठीक है, एवं मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया था, ये 752 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखते हैं कि कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाल शासकों ने, राष्ट्रकूटों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने, या चौथा है चौल शासकों ने। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट शासकों ने, यानी कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है पालों के, चालुक्यों के, हर्षवर्धन के, या प्रतिहारों के। तो राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के सामंत थे। अब लिखते हैं कि सामंत है क्या चीज। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग देख रहे हैं कि सामंत कौन थे? दास वर्ग, अमीर वर्ग, सैन्य प्रमुख, पैदल सेना। ठीक है, यानी तो इसमें से क्या थे? सामंत क्या थे? ऑप्शन इसका होगा सैन्य प्रमुख, यानी इस राजा के बड़े जमींदार या कुछ सैन्य प्रमुख जिन्हें राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाता था, सामंत कहलाते थे। ये सामंत राजा के शासन करने में मदद करते थे, यानी जो राजा थे उनको शासन करने में मदद करते थे सामंत। क्वेश्चन नंबर 29 राष्ट्रकूट वंश को किसने उखाड़ फेंका था? यानी राष्ट्रकूट वंश को किसने तहस नहस किया था, नष्ट किया था? राजा जयसिंह, दूसरा पुलकेशन द्वितीय, तीसरा विक्रमादित्य षष्ठ, या फिर तैलप द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तैलप द्वितीय, यानी कर्क तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था और वो बहुत कमजोर शासक भी था। चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में उसे पराजित करके चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इसलिए इसको जो उखाड़ फेंका था उसने, इसका जो होगा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन होगा तैलप द्वितीय। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन राष्ट्रकूट शासक नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन राष्ट्रकूट शासक नहीं है? ऑप्शन में देखिए अमोघ वर्ष, ध्रुव, यानी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं कि ध्रुव, गोविंद द्वितीय या फिर हरिश्चंद्र।
तो इसका आंसर होगा हरिश्चंद्र। चूंकि हरिश्चंद्र जो थे राष्ट्रकूट शासक नहीं थे, ये हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, इसलिए इसका आंसर होगा हरिश्चंद्र। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी तरह का वीडियो मैं लेकर आपके साथ आऊँगा और आप इसको बढ़िया से स्टडी करें तो आपका अच्छा से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय।